Hello everyone, welcome to ASR NCRT Decoder. So today we are going to discuss a very important point about respiration in organism. So if we talk about respiration, what the respiration is, you quite confuse in breathing and respiration, okay? So breathing is a total different thing and respiration is proper or different. So let's talk about first breathing. What is breathing? Breathing means you are just intaking your oxygen and exhaling your CO2. मतलब आप ऑक्सीजन को सांस ले रहे हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को सांस छोड़ रहे हैं, तो ये आपकी ब्रीदिंग है, नॉर्मल ब्रीदिंग है, इसको रेस्पिरेशन आप नहीं बोल सकते हो। तो नाउ द थिंग इज व्हाट द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक आपका एक डिफरेंट टर्म है। कहने का मतलब है आपने जो ऑक्सीजन सांस लिया था वो आपने अपने लंग्स में जमा करके रखा हुआ है और आपके लंग्स से वो ऑक्सीजन जो है वो खून की नली आएगी, ऑक्सीजन को उठाएगी और फिर चली जाएगी। कहाँ जाएगी? वो जाएगी आपके पूरे सेल के पास। सारे सेल को वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी। ऑक्सीजन जो सेल ले लिए और सेल ने रिटर्न में क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेल ने ऑक्सीजन लिया, CO2 दिया, इसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। और आपने ऑक्सीजन लिया, CO2 छोड़ा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग, है ना। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। आपका जो रेस्पिरेशन हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ऑक्सीजन के थ्रू हो रहा है। ऑक्सीजन आपके एनवायरनमेंट में तो एम्पल अमाउंट में प्रेजेंट है, ये आपको भी पता होगा। अगर हम ये बात करें कि रेस्ट सारे गैसेस का क्या, ऐसा है क्या कि हमारे हवा में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन और भी बहुत सारे ट्रेस अमाउंट ऑफ गैसेस हैं, आप वो सारे गैसेस का क्या करते हो? उन सारे गैसेस में से सिर्फ ऑक्सीजन चुन के सांस लेते हो? क्या ये होता है आपके रेस्पिरेशन का? तो कंडीशन इज दैट कि हम लोग जो हैं वो गैस को अगर हम रेस्पायर कर भी लें, हम लोग ऑक्सीजन ब्रीथ नहीं करते, हम लोग क्या लेते हैं? इन करते हैं, एयर इन करते हैं। एयर मीन्स मिक्सचर ऑफ गैसेस। आपने क्या इन किया? आपके नाक के अंदर क्या गया? पूरा का पूरा एयर। इट मीन्स होल कंपोजिशन ऑफ द गैसेस नाक में गए। कहने का मतलब यहाँ पे है कि हम लोग सिर्फ अगर बात करें हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज योर डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो अगर हम बात करें कि आपके अंदर क्या ही चल रहा है, ऑस्मोसिस चल रहा है, डिफ्यूजन चल रहा है, तो अभी हम बताएंगे आपको डिफरेंस क्या है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में। तो वो जो है आपके ऑक्सीजन यूटिलाइज हो, ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड रेस्ट ऑफ द गैसेस एक्सहेल आउट हो जाते हैं विद टुगेदर विद CO2। तो कहने का मतलब वही है कि आपने यूज़ तो किया नहीं, क्यों नहीं किया? आपके बॉडी में जो नाइट्रोजन गया था, आपके एल्वेलाई के पास नाइट्रोजन पहले से अवेलेबल ही नहीं था। एक तरफ बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन क्योंकि आपने सांस लिया हुआ है और दूसरी जगह एकदम से नाइट्रोजन नहीं है। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू जीरो कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा तो हमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं। हमने क्या पढ़ा है? कभी भी मूवमेंट किधर से किधर होती है? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो इस परफॉर्मा पे सेट कौन बैठता है? सिर्फ ऑक्सीजन और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ऑक्सीजन की क्वांटिटी एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा, सेल के अंदर कम। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी सेल के अंदर बहुत ज़्यादा, एनवायरनमेंट में कम। तो हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रेस्पिरेशन करते हैं। नाइट्रोजन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, ये हम लोग आगे बात करेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन इसीलिए भी किया जाता है। इन्वायरमेंट में 78% होने के बावजूद नाइट्रोजन हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम लोग उसको डायरेक्टली सांस नहीं ले पा रहे ना। हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़रूरत है नाइट्रोजन की। कैसे? आपका सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर आपका DNA, उसको चाहिए नाइट्रोजन, है ना। तो कहने का मतलब किसी भी तरह का प्रोटीन बन रहा है उसमें भी नाइट्रोजन लग रहा है, लेकिन ये नाइट्रोजन आप सांस लेके नहीं ले सकते ना। सांस तो लेकर के आप कर नहीं पा रहे हो, लेकिन नाइट्रोजन चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आप ऑल्टरनेटिव ढूंढोगे। ऑल्टरनेटिव कहाँ? प्लांट्स। तो प्लांट्स जो हैं वो सारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को रूट में रखते हैं। कैसे? अपने आप से नहीं, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्वाइट ऑब्वियस, छोटे छोटे से, है ना। तो वो क्या करते हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को पकड़ा, जमीन में सेट कर दिया। अब वो नाइट्रोजन जो है वो कैसा नेचर का होगा? वाटर डिजॉल्विंग नेचर का, पानी में घुल गया। पौधे जो है उसको एब्जॉर्ब कर लिए और पौधों ने उन नाइट्रोजन का क्या किया? कभी पेड़ में सेट कर दिया, कभी फल में सेट कर दिया, कभी पत्तियों में सेट कर दी, कभी ब्रांचेस में सेट कर दिया। और हम ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स या तो उस फल को खा लेंगे, या तो उस फ्रूट को फ्लावर को खा लेंगे, या तो बर्ड को खाएंगे, लीफ को खाएंगे। कहने का मतलब है वो नाइट्रोजन जो प्लांट जमा किए थे ना, वो हम सारे खा लिए।
तो हमारी नाइट्रोजन की कम तो जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो गई। दैट इज द डिफरेंट थिंग। कम बैक टू योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। हुआ क्या, अभी एकदम नॉर्मल से आप ऐसे सोचो, आप सांस लेने वाले हो, तो ये इतना रेगुलर प्रोसेस है कि आपने इतना नोटिस ही नहीं किया होगा कि जब आप सांस लेते हो तब क्या होता है, या जब आप सांस छोड़ते हो तब क्या होता है ना। जब आप सांस लेते हो तो यू ऑब्जर्व आपकी जो थोरैकिक कैविटी है ये आगे की तरफ आती है ना। थोरैकिक कैविटी आगे की तरफ आती है। आप सांस छोड़ते हो तो आपकी थोरैकिक कैविटी अंदर की तरफ जाती है। लेकिन बात है कि हम लोग ये सब ऑब्जर्व ही नहीं करते। एकदम रुक करके लंबी सांस भरो, थोरैकिक कैविटी आगे आई है ना, लंबी सी सांस छोड़ो, थोरैकिक कैविटी पीछे। तो ये कब क्यों हो रहा है, सिर्फ एयर के फुलफिलमेंट की वजह से। आप ऐसे देखो, आपका बलून, ठीक है, बलून को आपने एक बैग में भर दिया, बलून में हवा भर दो, बैग का स्ट्रक्चर भी धीरे धीरे उभरने लग जाएगा। सेम थिंग वी ऑल्सो हैव, ओके। सो पहले तो हम लोग देखेंगे हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे लंग्स जो हैं वो वहाँ पे एक्यूमुलेटेड हैं, लंग्स के आसपास क्या है, लंग्स का स्ट्रक्चर क्या है। तब हम लोग देखेंगे कि आखिर सांस लेते समय हमारा ऑक्सीजन, हमारा जो लंग्स है या हमारा थोरैकिक कैविटी है वो आगे आता है या फिर पीछे जाता है, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज इट, द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आपका जो लंग्स है वो तो दो है, एक राइट एंड एक लेफ्ट। उसके सेगमेंट्स हैं, 2 सेगमेंट्स 3 सेगमेंट्स। आपके लंग्स के बीच में एक छोटा सा गड्ढा बना हुआ है जिसको हम लोग कार्डियक नॉच बोलते हैं। कार्डियक मीन्स दिल, नॉच मतलब गड्ढा। तो आपके लंग्स के बीच में एक छोटा सा जो जगह है वो किसके लिए है, वहां पे दिल रहता है। अब क्वेश्चन है, दिल आपके लंग्स के इतने करीब क्यों है? ओके, दिल आपके लंग्स के इतने करीब इसलिए है क्योंकि दिल को सारा CO2 वाला ब्लड अपने पास लाना है, CO2 वाले ब्लड को लंग्स के पास भेजना है, लंग्स से ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेना है और ऑक्सीजन वाले ब्लड को पूरी बॉडी में भेजना है। ये हम लोग सर्कुलेशन में वापस से पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। फिर से क्या है, आपका दिल आपके लंग्स के बिल्कुल करीब में है। दिल को क्या करना है, सारा CO2 शरीर से दिल में आएगा, फिर CO2 दिल से लंग्स में जाएगा, वहाँ CO2 छोड़ दिया, पहले से हमने सांस लेके ऑक्सीजन रखा हुआ था ना, वहाँ से वो ऑक्सीजन उठाएगा, वो चल के आएगा दिल में, फिर दिल से निकल के ऑल ओवर दी बॉडी। तो कहने का मतलब ये है कि आपके दिल को तो आपके लंग्स के करीब रहना था ना, अगर नहीं होंगे तो बहुत ATP खर्च होगी। एंड एज वी ऑल नो, नेचर कभी अपनी एनर्जी खर्च नहीं करती फिजूल में, है ना। तो अब बात वापस आते हैं, हमारा जो लंग्स है वो 2 है, क्या उसमें जो कट्स बने हुए हैं, मतलब आपका डिफरेंट सेगमेंट है आपके लंग्स का। लंग्स के बीच में गड्ढा है, गड्ढे को कार्डियक नॉच बोलते हैं, जहाँ पे दिल होता है। अब आपके लंग्स के नीचे एक वो होता है कार्टिलेज मसल का बना हुआ होता है, कार्टिलेज बोन का, तो दैट इज योर डायाफ्राम। डायाफ्राम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, आपका डायाफ्राम, जैसे आप नॉर्मली सुनते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ जाना, रिलैक्सेशन मतलब फैल जाना, आपका डायाफ्राम ऑपोजिट करता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब डोम शेप, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन मतलब लाइक दिस, एंड रिलैक्सेशन मतलब डोम शेप। सी, टोटल डिफरेंट। इस तरह से ऐसा लग रहा है कि सिकुड़ा हुआ है, ये लग रहा है फैला हुआ है, लेकिन होता क्या है, ये इसको हम लोग सिकुड़ा हुआ बोलते हैं एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैला हुआ। क्यों, जो नेचुरल शेप है आपके डायाफ्राम का वो डोम शेप है, डोम शेप मीन्स यू शेप है ना। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो फ्लैट हो जाएगा। इसका फंक्शन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया हमारा दिल और हमारा लंग्स कैसा है, कहाँ है। अब बात करते हैं हमारा लंग्स कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके थोरैकिक कैविटी में। आप जिसको बहुत कैजुअली बोलते हो रिब केज, आप में से कोई कभी सोचा है रिब केज ही क्यों बोलते हैं उसको? एक्चुअली आपका जो लंग्स है वो कहाँ प्रेजेंट है, आपके रिब्स के पीछे, है ना। आपका जो वर्टिब्रीज है, फिर आपके जो रिब्स हैं उनके बीच में। अब आप एक केज को अपने माइंड में डिज़ाइन करो, कैसे डिज़ाइन करना है वो देखो। फ्रंट बोन आपका स्टर्नम, दैट इज दिस वन, ओके। छोटी सी हड्डी जो फ्रंट में होती है दैट इज स्टर्नम, छोटी सी हड्डी है फ्रंट में, ओके। एंड पीछे बैक साइड में योर वर्टिब्रीज आर देयर, ओके। 1 हड्डी, 2 हड्डी, 3 हड्डी, 4 हड्डी, ऐसे करके छोटी छोटी खूब सारी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ के आपका बैकबोन बनाई हुई है। तो आपने एक केज को आपको डिजाइन करना है, फ्रंट में स्टर्नम एंड बैक में वर्टिब्रीज, ओके।
नाउ वर्टिब्री से चल करके आपके बैकबोन से चल के एक हड्डी इधर से आके आपके स्टर्नम को जुड़ेगी और दूसरी हड्डी इधर से आके आपके स्टर्नम को जुड़ेगी। मतलब दो, दिस इज द मेन गेट, दिस इज द बैक वॉल। मेन गेट है, बैक वॉल है। अब इसके दो दरवाजे, दो तरफ से, चारों तरफ से तो कवर होना चाहिए इसको। तो क्या है, इधर से जो आपका दरवाजा ये चलेगा, बोन चलेगा, दैट इज फ्रॉम योर बैकबोन। बैकबोन से चल के एक बोन स्टर्नम को इधर से कवर करता है राइट साइड से। अगेन बैकबोन से चल के एक अनदर बोन आपके स्टर्नम को कवर करता है लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, फिर से राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, तो ऐसे कवर करते करते राइट एंड लेफ्ट तो पूरी तरह से कवर हो गया। फ्रंट एंड बैक पहले से भी कवर था। तो और नीचे बॉटम पोर्शन में क्या है हमारा डायाफ्राम, जो डोम शेप का है, और फिर वो कैसा हो जाएगा, फ्लैट। डोम शेप का है, फ्लैट। तो पूरी तरह से केज तैयार, ऊपर से खुला हुआ है, फ्रॉम हियर इट इज ओपनेबल, यहाँ से खुला है हमारा। लेकिन आगे हमारा क्या है, सारे रिब केज हैं, रिब्स हैं, रिब केज एक्चुअली वो तो फॉर्म ही कर रहा है, रिब्स हैं, एंड पीछे हमारा बैकबोन। राइट एंड लेफ्ट साइड से उन्होंने ऐसे कवर करके रखा, स्टर्नम को टच करके रखा, लाइक दिस। आ रहा समझ में? आप ऐसे देखो, दिस इज योर बोन, द फ्रंट एंड, बैक एंड, ये दो एंड होता है इनका। ठीक है, दोनों तरफ से ये जुड़ सकता है, आर्टिकुलेटिंग एंड इसको बोलते हैं। दिस इज फ्रॉम लेफ्ट साइड, दिस इज फ्रॉम राइट साइड। ओके, ये फ्रंट में यहाँ पे आपका स्टर्नम है, ये स्टर्नम से टच हो गए, एंड फ्रॉम बैक साइड ये कहाँ से टच हो गया, आपके बैकबोन से। तो जब ये बैकबोन से टच हो जाएंगे, इट सीम्स लाइक दिस। तो ऐसे सारे के सारे जब रिब्स केज आपके लग जाएंगे, तो इधर से भी इसने कवर कर लिया, इधर से भी इसने कवर कर लिया, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह से केज फॉर्म हो जाएगा। नीचे तो हमारा डायाफ्राम है ही, है ना, दैट्स वेरी क्वाइट कॉमन। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा रिब केज तो बन गया, लेकिन हमारे लंग्स जब केज के अंदर पैक हैं तो ये मूव कैसे करते हैं? मूव नहीं करते हैं, बस एक्सपैंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनका उतना स्पेस है वहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो अब आप ये सोचो, आपने क्या पढ़ा था 9th क्लास में, कि आपकी जो कुछ कुछ टिश्यूज़ हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑल ओवर द बॉडी। इपिथेलियल टिश्यू, एनी वन ऑफ यू रिमेंबर? इपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन एंड वाटर का या फिर फूड का डायरेक्ट टच हो, डायरेक्ट आना जाना हो। ऐसे कॉमन लैंग्वेज में आप याद कर सकते हो। इपिथेलियल टिश्यू हर वो जगह पे पाया जाएगा जहाँ पे हवा पहुँच सकती है, खाना पहुँच सकता है, पानी पहुँच सकता है। अब आप देखो, आपने सांस लिया, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ योर नोज, नॉस्ट्रल के अंदर हवा का डायरेक्ट टच है, इपिथेलियल टिश्यू। हेयर ओनली फ्रॉम इनसाइड, इपिथेलियल टिश्यू। फिर वहाँ से जब आपने सांस लिया था तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो चल करके गया आपके विंड पाइप में, विंड पाइप से लंग्स में। तो जहाँ जहाँ पे ऑक्सीजन जा रहा है, इपिथेलियल टिश्यू होना चाहिए। ठीक है, इपिथेलियल के दो टाइप आपने पढ़े होंगे, सिंपल स्क्वामस एंड स्ट्रेटिफाइड। तो सिंपल स्क्वामस वहाँ पे होगा जहाँ पे डिफ्यूजन होना हो। ठीक है, सिंपल स्क्वामस, वो भी हम आगे बात करेंगे कि सिंपल स्क्वामस क्यों ही होना चाहिए, है ना, और स्ट्रेटिफाइड क्यों नहीं होना चाहिए इंटरनल ऑर्गन्स में। ओके, तो क्या है, आपने पहले सारे हवा को ऐसे नाक के अंदर खींचा, तो नाक के अंदर में क्या प्रेजेंट है, कुछ हमारे ग्लैंड्स हैं जो सिक्रीट करते रहते हैं म्यूकस। ठीक है ना, म्यूकस के सिक्रीट करने से क्या हुआ, म्यूकस के सिक्रीशन से नाक के अंदर का एनवायरनमेंट एकदम ठंडा है। आपने हवा को सांस लिया और आपका हवा अंदर नाक के अंदर जाके ठंडा हो गया। तो क्या होता है, जैसे ही चीज़ें ठंडी होती हैं तो उनमें सेडिमेंटेशन होता है ना, सेडिमेंटेशन होता है, चीज़ें, भारी चीज़ें नीचे बैठती हैं। तो हवा में जितनी भी डस्ट पार्टिकल्स थी, गंदगी थी, आपने सांस लिया था तो साथ में चली गई, लेकिन कूल इन्वायरमेंट के कारण, वो ठंडी होने के कारण सेडिमेंट पे आने लगी, सेडिमेंटेशन करने लगी, बैठने लगी। एंड साथ में वहाँ पे आपके नाक के पास क्या है, सम हेयर्स ऑल्सो। उन बाल का क्या काम है, वो ट्रैप का काम करेंगे। ऑल द डस्ट पार्टिकल दे विल ट्रैप हेयर ओनली, और एयर जो है वो पास कर जाएगा। तो नाक में म्यूकस का होना इम्पॉर्टेंट है, दैट इज, तो इट्स ऑल अवेलेबल। हेयर्स का होना भी इम्पॉर्टेंट है टू फिल्टर अप, है ना। आपने गंदी हवा को सांस लिया, आपका गंदा हवा जैसे ही नाक के अंदर जाएगा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, एंड ठंडा होने के बाद क्या होगा, आपके जो हेयर्स हैं उसको फिल्टर कर लेंगे, सारी गंदगी क्लियर। नाक के अंदर अब आपका एयर जाता है, तो हियर यू हैव योर विंड पाइप। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज योर विंड पाइप। विंड पाइप से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आता है कि वो कार्टिलेज का बना हुआ है, क्यों बना हुआ है, एंड अनदर थिंग इज कि हाफ रिंग ऑफ कार्टिलेज क्यों है। ठीक है,
तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। आपने सांस लिया, ऑक्सीजन चली, यहाँ से सारे एयर्स चले और वो आ गए विंड पाइप में। जब आप यहाँ पे फील करते हो तो यू विल फील समथिंग टाइट ओवर हियर। यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है, इवेजनेशंस, उभार दिख रही है। ये जो उभार है ये क्या है? विंड पाइप है। एंड बैक टू इट फूड पाइप इज देयर। ठीक है, आपने जो खाना खाया, ये नाक की पैसेज, खाने का जो पैसेज है वो एक जगह पे जाके कॉमन हो जाती है ना। एंड आगे में विंड पाइप आ जाता है और पीछे में फूड पाइप आ जाता है। ठीक है, तो जो फूड पाइप की बात आप करते हो, इसोफेगस, ये इसके पीछे से आ रहा है। एंड फ्रंट में क्या है आपका? ये विंड पाइप है। ठीक है, विंड पाइप में कार्टिलेजिनस बोन बने हुए हैं। कार्टिलेजिनस बोन बनने का क्या खासियत है? कुछ आप में से कुछ लोग गांव पे जब भी खेती करते हो या खेती करते हुए किसी को देखे होगे तो आपको पता होगा कि होता क्या है, ग्रीन कलर की एक पाइप यूज़ की जाती है पानी को पटाने के लिए, या इन जो नॉर्मल लैंग्वेज में इरिगेशन करने के लिए। तो वो जो ग्रीन कलर की पाइप है उसमें या तो वाटर पैसेज है या वाटर पैसेज नहीं है, वो इन्फ्लेटेड होती है, वो सिकुड़ती नहीं है ना। मतलब वो जो पाइप है उसकी डायमीटर फिक्स होगी, अगर वहाँ पे अगर पानी है भी या नहीं भी है कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक दैट योर ट्रैकिया इज ऑल्सो हियर। उसमें कार्टिलेजिनस रिंग बने हुए हैं, वो चूड़ियाँ बनी हुई हैं, रिंग्स हैं, जिससे कि आपका ट्रैकिया जो है वो कोलैप्स नहीं होगा। आपने सांस छोड़ दिया, पाइप में तो कुछ है नहीं, तो आपके पाइप तो कोलैप्स कर जाने चाहिए थे। फिर जब आप सांस लोगे तो आपके कोलैप्स पाइप जो है वो ओपन नहीं होगा, तो फिर ये तो कॉज कर देगा, डेथ रीजन आ जाएगी इसकी, है ना। तो इसलिए आपकी कार्टिलेजिनस रिंग होती है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कार्टिलेजिनस रिंग होती है, ये तो हमने पढ़ लिया, बट आधी होती है। अब बात है आधी क्यों होती है। देखो, फ्रॉम द वेरी फ्रंट दिस इज योर विंड पाइप एंड हियर द फूड पाइप इज। ठीक है, फूड पाइप भी मसल से बना हुआ, स्मूथ मसल से। तो स्मूथ मसल से अगर बना हुआ, अगर उसको रिंग, कार्टिलेजिनस रिंग का दबाव पड़ेगा तो दर्द होगा। सो फ्रंट साइड से आपका विंड पाइप चूड़ियों से ढका होता है, विंड पाइप को चूड़ियों ने ढका है, और पीछे से नहीं है। एंड हियर फूड पाइप इज अवेलेबल। Okay, so food pipe is here, wind pipe is this, and it's covered with a cartilaginous ring, but half cartilaginous ring. Now you know the reason why cartilaginous ring is present and why it's half. Okay, ट्रैकिया में आ गया आपको हवा। अब वो चल के कहाँ आ रहा है? टिप पे, जहाँ से उसको दो अलग अलग रास्ते मिलेंगे, दैट इज ब्रोंकियाई। ठीक है, एक राइट एंड एक लेफ्ट। राइट वाला राइट लंग्स जाने के लिए, लेफ्ट वाला लेफ्ट लंग जाने के लिए, वो मेन पैसेज है। उसके बाद दैट ऑल्सो इट गेट बाइफर्केटेड, उसके बाद वो फिर से डिवाइड हो जाता है रास्ता। तो ब्रोंकियाई जब डिवाइड होगा पहली बार तो प्राइमरी ब्रोंकियाई, जब वो पतले रास्ते से जाते हैं तो आगे देखते हैं फिर से वो रास्ता डिवाइड किया हुआ है, सेकेंडरी ब्रोंकियाई। और आगे जाने के बाद पाते हैं वो रास्ता फिर से आगे डिवाइड किया हुआ, दैट इज टर्शियरी ब्रोंकियाई। कहने का मतलब है, अगर आप नेशनल हाईवे पे जा रहे हो, वो नेशनल हाईवे दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है, नेशनल हाईवे इज योर ब्रोंकियाई, दो भागों में बटा हुआ है, दैट इज राइट एंड लेफ्ट। तो वो क्या हो गया आपका ब्रोंकियाई, तो फर्स्ट राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकियाई हो गया, राइट ब्रोंकियाई लेफ्ट ब्रोंकियाई। वो आगे जाके डिवाइड होता है दो भागों में, प्राइमरी ब्रोंकियाई। आगे गया वो और पतले पतले रास्ते में बट गए, सेकेंडरी ब्रोंकियाई। और आगे जाके वो और पतले रास्ते में बट गए, टर्शियरी ब्रोंकियाई। कहीं पे जाकर के ये रास्ता खत्म होने वाला है ना। और जहाँ पे वो खत्म होगा वहाँ पे एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो जो लास्ट स्टॉप कर गए जिस रास्ते पे, वहाँ पे बलून लाइक स्ट्रक्चर है, एंड दैट इज नोन एज एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई जो है वो क्या है? टर्मिनेटिंग पार्ट ऑफ ब्रोंकियाई है। आपका ब्रोंकियाई वहाँ पे जाके खत्म हो जाता है, वो लास्ट है ना। एंड वो सारे एल्वियोलाई जो होते हैं बहुत माइन्यूट शेप के होते हैं, वो छोटे छोटे शेप के होते हैं, और बहुत क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई यू हैव इन योर सिंगल लंग्स इवन। हवा बढ़ने के बाद वो फूलते हैं, हवा चले जाने के बाद सिकुड़ जाता है। ठीक है, आपने सांस लिया था, आपका जो हवा है वो ट्रैकिया से होते हुए आपके ब्रोंकियाई, प्राइमरी ब्रोंकियाई, सेकेंडरी ब्रोंकियाई, टर्शियरी ब्रोंकियाई, एल्वियोलाई में पहुंच गया आपका ऑक्सीजन, और सारा हवा वेट कर रहा है। ठीक है, सबने, सबका स्टेशन है, सबने अपने अपने स्टेशन पे पहुंच के सबने इंतज़ार करना शुरू कर दिया। अब एक पाइपलाइन आती है, दैट इज़ ब्लड वेसल। ठीक है, पाइपलाइन आती है मीन्स ट्रेन आती है। नाउ दैट पाइपलाइन इज हैविंग अ लॉट्स ऑफ पैसेंजर, RBC, WBC, platelets, even though the plasma is also available there, and carbon dioxide also. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आकर के उतर जाएंगे, इनका स्टेशन आ गया। ये कहाँ उतरेंगे? एल्वियोलाई के पास। और एल्वियोलाई से कौन आएगा उस ट्रेन में, कौन चढ़ेगा? ऑक्सीजन।
ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रास्ता खत्म, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई पे उतर के आ रह गया, एल्वियोलाई दैट इज द स्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अपने स्टेशन पे उतर गए और उसी स्टेशन पे वेट कर रहा ऑक्सीजन जो है वो वापस ट्रेन पे चढ़ गया। रेस्ट ऑल ऑफ द गैसेस दे रिमेन्स ऑन द प्लेटफॉर्म ओनली, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो सारे गैसेस जो अभी एल्वियोलाई प्लेटफॉर्म पे थे वो वापस से पीछे का रास्ता लेंगे, टर्शियरी ब्रोंकियाई से सेकेंडरी ब्रोंकियाई, सेकेंडरी ब्रोंकियाई से प्राइमरी ब्रोंकियाई, प्राइमरी ब्रोंकियाई से फिर वो ट्रैकिया से होते हुए नाक से बाहर, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा, ब्रीदिंग में इतना कुछ हो रहा है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अभी बाकी है, नाउ यू कम टू नो, ओके। तो ऑक्सीजन जो है वो कैसे ब्लड में चला जा चुका है और कार्बन डाइऑक्साइड को हमने बॉडी से बाहर कर दिया है। अब ये खून की नली क्या कर रही है, खून की नली ने लिया ऑक्सीजन को, एक रास्ते यहाँ, दूसरा रास्ता यहाँ, है ना, तो सारे सेल भरे पड़े हैं। अब क्या है, एक एक ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन को वो ब्लड वेसल जो है वो छोड़ता चलेगा। ये वाले सेल के पास ये ऑक्सीजन चला गया, दूसरे वाले सेल के पास दूसरा ऑक्सीजन चला गया, मतलब सारे ऑक्सीजन अपने अपने घर पहुंच रहे हैं। लेकिन उनके घर से उनको रिटर्न गिफ्ट क्या मिल रहा है, CO2। फिर से ब्लड वेसल ने जैसे ही ऑक्सीजन को उतारा CO2 ले लिया अपने पास, ऑक्सीजन को उतारा CO2 फिर चढ़ गया उस ट्रेन में, ऑक्सीजन को उतारा CO2 फिर चढ़ गया ट्रेन में, एंड अगेन सेम थिंग रिपीटेड। पूरी CO2 को लेके फिर से वो एल्वियोलाई प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, CO2 को छोड़ देंगे एल्वियोलाई पे वेट कर रहा ऑक्सीजन फिर से आ जाएगा ट्रेन ब्लड वेसल वाले ट्रेन में और वो फिर चारों तरफ सर्कुलेट करेगा। तो हमारा ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना ब्रीदिंग था, सेल का ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना रेस्पिरेशन था। क्लियर। नाउ कम टू द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ये जो हम कर रहे हैं जो हम सांस लिए, ऑक्सीजन लिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, इसमें हमारे कुछ मसल्स भी हैं जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ऐसे तो नहीं बैठे बैठे अपने आप हवा हमने खींच लिया, हवा अंदर, उसके लिए एक हमें पूरा पैटर्न तैयार करना पड़ता है। सो व्हाट इज इट, आपके जो रिब्स हैं, रिब्स they are connected with intercostal muscle. Suppose that this is rib number 1, rib number 2, rib number 3. rib number 1 आगे की तरफ से आगे की तरफ तक दोनों रिब्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पीछे से भी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आगे वाला जो बोन टू बोन जोड़ने वाला क्या था हमारा मसल, एनी वन ऑफ यू, बोन टू बोन जोड़ने वाला जो हमारा मसल है, यस, तो बोन टू बोन जोड़ने वाला जो हमारा मसल है दैट इज लिगामेंट। तो यहाँ जो मसल्स हैं इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं इनको, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, अभी नहीं, इतना डीप नहीं पढ़ना। तो जो आपके मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आपके रिब्स को आगे की तरफ खींचेंगे, रिब्स आगे की तरफ गया, आपका लंग्स छोटा सा, ऐसे आप इमेजिन करो आपका लंग्स छोटा सा, रिब्स और आगे की तरफ गया तो ये जो एरिया है वो इंक्रीज कर गया लंग्स का, ठीक है। एंड आपका डायाफ्राम अर्लियर इट वाज डोम शेप, अब वो फ्लैट हो जाता है। तो आपका जो बलून है, छोटा सा बलून, वो आगे की तरफ इतना ज़्यादा फैल जाता है क्योंकि आपके जो थोरैकिक कैविटी है वो आगे गई हुई है तो बढ़ गया, एंड नीचे से भी वो थोड़ा सा और ज़्यादा एरिया इंक्रीज कर लेता है। क्यों? क्योंकि आपका डायाफ्राम भी नीचे चला गया, बहुत ज़्यादा एरिया क्रिएट हो गया यहाँ पे। इतने बड़े से एरिया में अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन बहुत कम है। अगर इतना ही बड़ा एरिया हम इन्वायरमेंट में अगर कंसीडर करते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन विल ट्रैवल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो वहाँ से ऑक्सीजन चल के कहाँ आ गया, हमारे लंग्स में। अब समझ में आया कैसे आया? अगेन द सेम थिंग, द फिल्टरेशन एंड कूलिंग एंड एवरीथिंग। नाउ अब क्या है, जब हमने ऑक्सीजन ले लिया, अब उस प्लेटफॉर्म पे CO2 आ गए, ऑक्सीजन चढ़ के चले गए, अब CO2 को बाहर करना है। वो कैसे होगा? तो नाउ अगेन रिब्स जो हमारे आगे गए हुए थे वो रिब्स पीछे की तरफ आएंगे। तो अब समझो ये बड़ा सा बलून, अब उस पर प्रेशर लग रहा है, अंदर की तरफ बढ़ रहा है ना, तो वो और छोटा हो रहा है। नाउ नीचे से भी आपका डायाफ्राम जो फ्लैट था वो डोम हो रहा है, तो नीचे से भी एक बलून का एरिया छोटा हो रहा है, आगे से भी बलून का एरिया छोटा हो रहा है, बहुत छोटा सा आपका बलून हो जा रहा है। तो इतने छोटे से बलून में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, और इतना ही छोटा सा एरिया अगर आप इन्वायरमेंट में कंसीडर करते हैं तो बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ मूव करेगा? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सो उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर हो गया जैसे कि हमारा ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से बॉडी के अंदर आया था। आ गया समझ में? सो दिस इज ऑल अबाउट योर रेस्पिरेशन। लेटर ऑन इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट योर बोन स्ट्रक्चर ऑल्सो एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो। ओके, थैंक यू।